कल हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, ठीक है। आज पढ़ेंगे यहाँ से कि पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा, हरकारा मतलब कोई डाकिया, ठीक है, जो मतलब पत्र देने वाला होता था, डाकिया आता था तो एक मिनट आता था तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था, यानी कि उसके आने जाने में ही जो थोड़े समय के लिए वसंत ऋतु आती थी वो बीत जाती थी। वसंत ऋतु जो 4 महीने की आती थी, यहाँ पर सिर्फ 1-2 महीने के लिए आती थी, ठीक है, तो वो खत्म हो जाती थी उसके आने जाने में ही। और कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुकचुलिंग गोनपा में मैंने देखा। जैसा कि यहाँ पर कहना था, जोरावर सिंह जो था वो क्या था, आक्रमणकारी था, यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आया था, ठीक है। तो उसका स्थिति के लोगों का तरीका क्या था, जैसे कि ये तुकचिलिंग गोनपा जो है जापान का जो प्रदेश है, ठीक है, उसमें क्या था, उसने और इन दोनों का अपने आप को बचाने का, लोगों का अपने आप को बचाने का तरीका एक ही था, ठीक है। कैसे, जब डायनामाइट का विस्फोट किया जाता था, ठीक है, जब आक्रमणकारी क्या करते हैं, विस्फोट करते हैं, गोलियां चलाते हैं, तलवार चलाते हैं, युद्ध करते हैं, ठीक है। जब डायनामाइट का विस्फोट किया जाता था तो लाहुली, जो लाहुल के लोग थे, वो हदस मतलब डर कर या आंख बंद करके, चांगमा क्या है, एक पेड़ का नाम है, ठीक है, एक पेड़ का नाम है, उस पेड़ का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। क्या करते थे ये, या तो वो डर जाते थे, जैसे विस्फोट होता था वो डर जाते थे, फिर क्या करते थे, वो आंख बंद कर लेते थे या किसी पेड़ का तना, इस पेड़ का तना पकड़कर बैठ जाते थे या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते थे। और जब धमाका गुजर गया, जब धमाका पूरा हो जाता था तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे, ठीक है, डरते डरते उन्होंने अपनी आंखें खोली। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय, और जोरावर सिंह ने जिस समय आक्रमण किया था उस समय स्थिति के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, घर छोड़कर, अपने अपने घर को छोड़कर भाग गए थे। उसने स्थिति को और वहां के विहारों को लूटा। वहां पर जितने भी विहार थे, बौद्ध के जो मंदिर होते हैं बौद्ध लोगों के, उनको विहार कहते हैं, ठीक है, उन विहारों को लूटा। और यह अप्रतिकार मतलब विरोध न करना, ठीक है, किसी भी चीज का विरोध न करना। तो ये जो अप्रतिकार था शायद स्थिति की सुरक्षा की पद्धति है। जब भी किसी ने भी वहां पर आक्रमण किया, यहाँ के लोगों ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, ठीक है। उन्होंने, जो आक्रमणकारी थे, उनको जो चीज लगी लूटने की उन्होंने वो लूट ली और चले गए, क्योंकि वहां पर रहने लायक स्थितियां तो थी ही नहीं कि कोई राजा या कोई शासक वहां पर आकर रह सके, ऐसी कंडीशंस तो वहां पर थी ही नहीं, ठीक है। फिर क्या है कि स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है, जो लाहुल जिला है वहां पर उससे भी कम है स्पीति में जनसंख्या। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है, ठीक है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है। क्षेत्रफल क्या है, दोनों को, लाहुल और स्पीति, इन दोनों को जोड़कर मिला है 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, ठीक है ना, इसलिए लाहुल का और स्पीति का जोड़कर ये है 12,015 वर्ग किलोमीटर। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1 वर्ग मील पर सिर्फ 4 व्यक्ति रहते हैं या उससे भी कम रहते हैं। 1901 में यह प्रति वर्ग मील से भी 2, मतलब प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। 1901 में क्या थी, जो जनसंख्या थी वो प्रति वर्ग मील में 2 आदमी रहते थे या फिर 1 आदमी ही रहता था, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में, किसका क्षेत्रफल कितनी है, कौन से सन के अनुसार कितनी जनगणना है, कितने वर्ग मील पर कितने लोग रहते हैं, ठीक है। आगे बात सबको समझ में ये वाली, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, पूछा जा सकता है।
लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। जब ब्रिटिश लोग, अंग्रेज अधिकारी कुछ समय के लिए वहां पर आए थे, ठीक है, तो जब भारत राज को स्पीति का शासन मिला, स्पीति जब भारत राज्य के कब्जे में आई, भारत देश के कब्जे में आई या उसका अंग बनी, तब क्या था कि इसमें बिना किसी परिवर्तन के, जस का तस मतलब बिना किसी परिवर्तन के भारत को वापस मिल गया। ठीक है, कब? अंग्रेजों के बाद। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। जो कश्मीर का राजा कौन था? गुलाब सिंह। उसके जरिए स्पीति का शासन अंग्रेजों को मिला। ठीक है, अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। अंग्रेज क्या थे? इस राजा के जरिए क्या चाहते थे? जो पश्चिमी तिब्बत का ऊन वाला क्षेत्र है, जहाँ पर भेड़ें बहुत सारी है, ऊन जहाँ पर होती है, उसमें प्रवेश चाहते थे और वहाँ पर व्यापार करना चाहते थे। वो यह सोचकर उस स्थिति में आए थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। ठीक है, वहाँ पर अंग्रेजी साम्राज्य के या अंग्रेजी अधिकारियों को कुछ अपने हित भी, लाभ भी जान पड़ते थे। खैर जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। ठीक है, कुल्लू जो स्थान है वो, लाहौल, स्पीति, ये सब किसकी अधीनता में आ गए? ब्रिटिश शासन की, मतलब अंग्रेजों की अधीनता में आ गए। पहले सुप्रिंटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में भी कांगड़ा जिले में शरीक, मतलब उसमें शामिल कर दिए गए। ठीक है, लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो क्या है? वहां का स्थानीय शासक, वहीं पर रहने वाला। ठीक है, स्थानीय शासक जो वहीं पर रहने वाला था, उसके द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता था। ठीक है, जब ब्रिटिश भारत था, जब ब्रिटिश लोग थे, तब भी कुल्लू का जो असिस्टेंट कमिश्नर था, उसके समर्थन में जो वो बात कहता था, वही कार्य वो नोनो करता था। ठीक है, इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। अधिकार कितना था? जितना कि दूसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट को होता है, उतना ही अधिकार इस नोनो को था। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। ठीक है, उनको नहीं पता था कि इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, या कितनी शक्तियां या कितनी पावर इसके पास है। स्पीति के जो लोग थे भोले भाले हैं, इसलिए वो सिर्फ इस नोनो को ही अपना राजा मानते थे। और यदि राजा नहीं है, ठीक है, राजा के अभाव में, तो दमयंती जी को वो रानी मानते थे। वहां पर जो दमयंती नाम की एक स्त्री थी, उसको वो रानी मानते थे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ पर कोई चीज समझ में नहीं आई यहाँ तक तो कोई बता सकता है, पूछ सकता है? चलिए, अब ये वर्तमान में तो क्या है, ये दिया गया अलग से कि वर्तमान 2002 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 34,000 है। किसकी जनगणना के अनुसार? 2002 के अनुसार। और स्थानीय शासक कौन है? नोनो। 1873 में स्पीति में रेगुलेशन पास हुआ। रेगुलेशन मतलब कानून पास हुआ। ठीक है, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ठीक है, उनको विशेष स्थान दे दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। ब्रिटिश भारत के जो दूसरे कानून थे वो यहाँ पर लागू नहीं किए जा सकते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए। कानून के अधीन, कानून के अंडर में जो शासन के अधिकार आते थे, सरकार के जो अधिकार आते थे, वो सब नोनो को दिए गए। जिसमें कौन कौन से अधिकार थे? मालगुजारी इकट्ठा करना, टैक्स, मालगुजारी मतलब टैक्स इकट्ठा करना। ठीक है, और छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। ये सिर्फ 2 अधिकार जो थे वो इस नोनो को दिए गए थे। एक तो टैक्स सबसे लेना, वसूलना, और छोटे छोटे जो कोई फौजदारी के मुकदमे थे उनका फैसला सुनाना, उसका न्याय करना। और उसके ऊपर के मामले, जो इससे ऊपर के जो भी मामले होते थे, ठीक है, पहले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। जो वहाँ का स्थानीय शासक नोनो होता था, वो पहले कमिश्नर के पास भेजता था।
उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। ये जो सारी बातें हैं लाहौल स्पीति की जितने भी बातें हैं वो कहाँ मिलती है? कांगड़ा जिला के अंतर्गत जो कुल्लू तहसील है वहां पर ये सारी बातें एक फाइल के अंदर लिखी हुई है। स्वराज्य के बाद 1960 में जब हमें हमारा स्वराज्य मतलब हमें हमारा देश मिल गया, हम आजाद हो गए, तब 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया। ठीक है, जिसका मुख्य केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। मतलब बार बार इसमें परिवर्तन होते ही रहे। ठीक है ना, बार बार इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन, कभी किसका जिला कभी कौन सा क्षेत्र, इसको बार बार बना दिया जाता था। और यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है जिसमें मतलब बहुत कठिनाई से पहुंचा जा सकता है, वहां पर बहुत कठिनाई से रहा जा सकता है, इस तरह का ये क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है, यानी इसके चारों ओर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ये घिरा हुआ क्षेत्र है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई, सामान्य ऊंचाई कितनी है? 18,000 फीट। ठीक है, यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। किसको? स्पीति क्षेत्र को। इसकी मुख्य घाटी जो है इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। ठीक है, इसकी मुख्य घाटी जो है यहाँ पर स्पीति नाम की नदी बहती है, उस नदी के नाम पर ही इसको स्पीति नाम दिया गया है। ठीक है, स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है। जो स्पीति नदी है वो हिमालय में क्या है? हिमालय से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलती है और पूर्व दिशा में तिब्बत में बहती है। फिर वहां से वो स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिल जाती है। ठीक है, लेखक यहाँ पर कह रहा है कि मेरे इस स्पीति नदी से प्रीति है, मतलब मुझे इस नदी से प्यार है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ, कि स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को जानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, दूसरी नदी भी है जिसका नाम पारा है और फिर उसकी भी घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है दूसरे नंबर पर। पहले स्पीति की घाटी, फिर दूसरी है पिन की घाटी। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। वहाँ पर जो एक व्यक्ति था, मान भाई, जो लेखक से मिला था, उस व्यक्ति ने इस पिन घाटी के बारे में उसको कुछ बताया था। कैसी है? अत्यंत बीहड़ और वीरान है। ये पिन घाटी कैसी है? बिल्कुल जंगली, बंजर और क्या है? वीरान है, बिल्कुल सुनसान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। ठीक है, और इन दो घाटियों में से सिर्फ जो स्पीति की घाटी है वहीं पर कुछ लोग, कुछ जनसंख्या रहती है। जैसी वह आबाद है वैसी आप देख ही रहे हैं, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। और कितनी आबाद है? वैसा हमने देख ही लिया है कि हर एक वर्ग मील पर सिर्फ 4 से भी कम लोग रहते हैं। ज्यादा आबाद नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो लोग रहते हैं वो स्पीति घाटी में ही रहते हैं। आश्चर्य यह नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि यहाँ पर इतने कम लोग क्यों रह रहे हैं। आश्चर्य इस बात का है, आश्चर्य इस बात का है कि इतने लोग भी यहाँ पर कैसे बसे हुए हैं, किस कारण से यहाँ पर रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ पर जीवन यापन ये क्यों कर रहे हैं। आश्चर्य लेखक को इस बात पर होता है। ठीक है, मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है, जब भी मैंने स्पीति के कष्टों के बारे में लोगों को बताया, तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहां रहते क्यों हैं, कि जब वहां पर इतनी विषम परिस्थितियां हैं, इतनी कठिन परिस्थितियां हैं, तब भी लोग वहां पर रहने को मजबूर क्यों हैं, क्यों रहते हैं, क्या वो वहां से कहीं और नहीं जा सकते हैं। ये सवाल कई लोग लेखक से पूछते हैं।
8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए, 8-9 महीने ये बाकी दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं, किसी प्रकार का कोई संपर्क इन लोगों का नहीं रहता। ठीक है, ठंड में ठिठुर रहे हैं, ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं, बहुत भयंकर ठंड वहां पर पड़ रही है। सिर्फ एक फसल उगाते हैं, फसल भी सिर्फ एक ही उगती है 12 महीनों में। ठीक है ना, सिर्फ एक फसल उगती है। लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सके, वहां पर लकड़ियां भी नहीं है जिससे कि ठंड से बचा जा सके, उसको जलाकर गर्मी पा सके या मतलब गर्मी कर सके, गर्म हो सके, लकड़ी भी वहां पर नहीं है। इतनी कठिन परिस्थितियां है। वृत्ति नहीं है। ठीक है, वृत्ति मतलब वहां पर जीविका का कोई निश्चित साधन नहीं है, अपनी जीविका चलाने का कोई निश्चित साधन नहीं है। फिर क्यों रहते हैं, फिर ये लोग वहां पर क्यों रहते हैं? अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं। तो इस संबंध में लेखक कई संभावनाएं व्यक्त करता है कि या तो वो अपने धर्म की रक्षा के लिए वहां रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या उनको अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार है इसलिए रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और नहीं जा सकते, या उनको ये लगता है कि या अपने आप को इतना मजबूर मानते हैं कि हम यहाँ से कहीं और जाएंगे तो शायद वहां पर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, कहाँ जाए, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है। ठीक है, इन बातों के साथ साथ ये सारे कारण लेखक ने बताए हैं। क्या क्या कारण बताए? या तो संभावना व्यक्त की है, ठीक है ना, पूरी निश्चित रूप से नहीं बताया कि कारण यही है, सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की है। पहली संभावना क्या है? या तो वो अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, ठीक है, या फिर जन्मभूमि से बहुत प्रेम है इस कारण रहते हैं, या फिर वो इस मजबूरी में है कि शायद हम कहीं और जा ही नहीं सकते। ठीक है, या फिर कहाँ जाए, उनके सामने एक समस्या ये भी है कि फिर हम यहाँ से छोड़ इस जगह को छोड़कर फिर हम कहाँ जाएंगे, इतना ही बड़ी दुनिया में हम कहाँ जाएं। ठीक है, तो मैं नहीं जानता, लेखक कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि वो किस कारण से यहाँ पर रहते हैं, मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। ओके, लेखक यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये लोग जो शुरू से ही यहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए अन्यत्र कहीं पर और जाना ही नहीं चाहते, शायद वो इसीलिए इस जगह पर रह रहे हैं। फिर और कोई तर्क नहीं है, और मेरे पास कोई तर्क नहीं है जिससे कि मैं सिद्ध करूं कि यहाँ पर लोग क्यों रह रहे हैं। ठीक है, तर्क से हम किसी चीज को भले सिद्ध कर सके, तर्क देकर, ठीक है ना, हम भले किसी चीज को सिद्ध कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं, पर स्थिति में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कोई हमारे पास तर्क नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि स्थिति में लोग क्यों रहते हैं। ठीक है, लेखक कह रहा है कि ऐसा कोई हमारे पास तर्क नहीं है जिससे मैं सिद्ध कर सकूं कि लोग स्थिति में क्यों रहते हैं। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों है, लेकिन हम तर्क के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं, क्यों चाहते हैं भाई वो वहां पर क्यों रह रहे हैं, इस बात का निश्चित पता हमें चले। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क के परे है। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ संसार की स्थिति और निर्वाण मतलब मोक्ष, ये सत्य है, इनका कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, ये पहले से ही सिद्ध है, साबित है और तर्क से बहुत ऊपर है। ठीक है, ये आपको यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत? स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है, कि स्पीति नदी से मेरा परिचय है, साथ साथ यहाँ पर जो पहाड़ है उनको भी मैंने देखा है। ठीक है, उनको भी मैंने महसूस किया है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य है। जो लाहुल जिला है उसमें जो पहाड़ है उससे भी ज्यादा ऊंचाई है, पूरी तरफ बर्फ जमी हुई है और बहुत ऊंचे और भव्य दिखाई देते हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। इनके जो शिखर है, पर्वतों की जो चोटियां हैं, वहां पर जो यहाँ पर स्पीति के रहने वाले जो स्त्री और पुरुष हैं, उनका करुण क्रंदन जमा हुआ दिखाई देता है कि यहाँ पर लोग किस प्रकार से कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए रह रहे हैं। ठीक है, उनको कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है, इसलिए लेखक ने उसको आर्तनाद कहा है। आर्तनाद मतलब करुण क्रंदन, रोना, अंदर मन ही मन में रोना। ठीक है, तो इन पहाड़ों पर लेखक को उन स्पीति में रहने वाले नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ दिखाई देता है। शिव का अट्टहास नहीं,
कुछ कवियों ने इन पर्वतों पर जमी हुई बर्फ को शिव का अट्टहास ही बताया है, कि शिव का यहाँ पर हंसी जो है वो चारों तरफ गूंजती है। लेकिन लेखक को ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर शिव का अट्टहास नहीं है, ठीक है, हिम का आर्तनाद है। सिर्फ यहाँ पर जो बर्फ है, चारों तरफ जो बर्फ जमी हुई है, सिर्फ उसके कष्ट है, ठिठुरन है। यहाँ के लोग यहाँ पर ठिठुरते रहते हैं, गलते रहते हैं, और व्यथा मतलब और पीड़ित होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया आप सब लोग आज पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, बाकी का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कोई लाइन अगर समझ में नहीं आई, कोई चीज शब्द समझ में नहीं आया तो वो आप पूछ सकते हो। भी है किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना। क्या मतलब है? क्या? ये शिव का अट्टहास नहीं, शिव का अट्टहास नहीं, कि यहाँ पर शिव की हंसी नहीं गूंजती है। शिव का स्थान कहाँ बताया गया है? ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, बर्फ से जमे हुए कैलाश पर्वत जो बताया गया है, वहाँ पर कैसे पर्वत है? बर्फ से भरे हुए, चारों ओर सफेदी से भरे हुए ऊंचे ऊंचे पर्वत है। तो इस स्थिति में भी लेखक क्या कह रहा है? वैसे ही पर्वत है। ठीक है, तो कैलाश पर्वत पर तो क्या है? शिव की हंसी गूंजती है। अट्टहास मतलब शिव वहां पर हंसते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है शिव का अट्टहास नहीं है, यहाँ पर रहने वाले लोगों की ठिठुरन है, गलन है, उनकी पीड़ा है। आई बात समझ में? इसलिए लेखक कह रहा है कि यहाँ पर शिव का अट्टहास नहीं है, मतलब उनकी हंसी नहीं है। आई बात समझ में? क्या है यहाँ पर स्पीति के पहाड़ों पर? क्या है बताओ? शिव का अट्टहास नहीं है, यहाँ केवल है ना लोगों की पीड़ा है, उनका गलन है, लोगों की ठिठुरन। हाँ, बस यहाँ पर लोग सिर्फ ठिठुरते रहते हैं, गलते रहते हैं और पीड़ित होते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं और वो जाना नहीं चाहते। ठीक है, ठिठुरन क्यों है? वो ठिठुरन दूर क्यों नहीं कर सकते? अपने यदि हम ठिठुर जाएं तो हम अपनी ठिठुरन को दूर कर सकते हैं। जब भयंकर सर्दी पड़ती है यहाँ पर भी तो हम अपनी ठिठुर को, गलन को दूर करते हैं। यहाँ के लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पर लकड़ियाँ नहीं है। क्योंकि वहाँ पर लकड़ियाँ नहीं है, इसलिए वो गर्मी पा ही नहीं सकते। ठीक है, उनकी ठिठुरन दूर हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए बेटा सबको बाय। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार, है ना? जो समझ में नहीं आए कल वापस पूछ लेना। ओके, ओके बेटा।